हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मानायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप जितने भी क्वेश्चन देख पा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सभी स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि भाई इस 1.2 को कंप्लीट करा दीजिए, ये हमें थोड़ा कम समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में सभी क्वेश्चन को पूरे डिटेल से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि प्रश्नावली 1.2 में कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि यहाँ पर अगर ये सत्य है या असत्य है तो आपको रीजन भी देना है कि मतलब क्यों सत्य है और असत्य है तो क्यों असत्य है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है इसमें पहला क्वेश्चन, कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये फ्रेंड्स आपका सत्य हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, तो यहाँ पर हम समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में जो कह रहा है इसको आप समझिए पहले। देखिए कह रहा है यहाँ पर प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो फ्रेंड्स जो आपकी वास्तविक संख्या होती है, क्या वास्तविक संख्या, ये परिमेय परिमेय और परिमेय प्लस अपरिमेय, मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो आपकी वास्तविक संख्या है ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जब ये वास्तविक संख्या इन दोनों से मिलकर ही बना है तो जो भी जितने भी यहाँ पर अपरिमेय संख्या होंगे वो तो यहाँ पर क्या होंगे, वास्तविक संख्या में वैसे भी होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। कोई भी आप एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर √2 ले लीजिए, √5 ले लीजिए, 3 प्लस √5, ऐसे कोई भी संख्या ले लीजिए। ये सभी क्या हैं, अपरिमेय संख्या हैं। तो कह रहा है जितने भी अपरिमेय संख्या हैं क्या ये सभी वास्तविक संख्या होती हैं, तो ये होती हैं, सत्य है। क्योंकि जो वास्तविक संख्या बना है वो दोनों ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से ही मिलकर बना है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि जितने भी यहाँ पर अपरिमेय संख्याएं हैं वो सभी क्या हैं, वास्तविक संख्याएं होंगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। अब कैसे लिखना है ये समझना है, तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले का यहाँ पर लिखा गया है सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है, ठीक है ना। मतलब कि जो वास्तविक संख्या होता है ये परिमेय और अपरिमेय से ही मिलकर बना होता है, ठीक है ना। ये आपका सत्य हो जाएगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट में दिया गया है, कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है जहाँ यम एक प्राकृत संख्या है। बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, मिस्टेक करते हैं। आज की इस वीडियो में आप सीख जाएंगे। कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है जहाँ यम एक प्राकृत संख्या है। सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझने वाले हैं कि संख्या रेखा पर जो भी पॉइंट होंगे वो किस टाइप के होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 0 मान लेते हैं, 1 2 3 4, इधर यहाँ पर -1 -2 -3। अब देखने से आपको ये लग रहा होगा कि जो संख्या रेखा पर हम लिख रहे हैं ये क्या है, ये यहाँ पर केवल इतनी ही संख्याएं होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो भी संख्या रेखा यहाँ पर बनाया गया है इसमें आपको परिमेय और अपरिमेय सभी संख्याएं मिलेंगी। तो यहाँ पर जो ये कह रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है जहाँ यम क्या है, एक प्राकृत संख्या है। मतलब कि यहाँ पर क्या है, 1 2 3, मतलब ये सभी संख्याएं हैं। तो इसमें से आप कोई भी संख्या इसमें रखिए। यही तो कह रहा है ना कि रूट यम के रूप का होता है, प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है और जहाँ यम क्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो इसका अगर हम 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पर 2 लेते हैं तो इसका कितना आएगा, 1.414 आएगा, ठीक है ना, जो भी आएगा, ठीक है। इस टाइप से, इसी टाइप से √3 का भी हो जाएगा, 1.732 होता है। और यहाँ पर 4 का कितना होता है, 2 होता है। कुल मिलाकर हमें यहाँ पर ये देखना है कि जितने भी यहाँ पर प्राकृत संख्याएं हैं उसको हम रख रहे हैं। तो यहाँ पर हमें कैसी संख्याएं मिल रही हैं आप बता सकते हैं। आप कहेंगे कि यहाँ पर हमें जो भी संख्याएं मिल रही हैं वो सभी
पॉजिटिव संख्याएं मिल रही हैं, मतलब कि धनात्मक संख्याएं मिल रही हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर ये जो संख्या रेखा आप देख पा रहे हैं, इसमें क्या है कि इसमें निगेटिव भी हैं और कुछ इस टाइप की भी संख्याएं आपको इसमें दिखेंगी। ठीक है ना, आप निगेटिव से ही समझ लीजिए कि इसमें ये सभी हैं। तो क्या किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल जो निकालेंगे, किसी भी प्राकृत संख्या का जो वर्गमूल निकालेंगे, क्या वो ऋणात्मक हो सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो जो वही आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है, इसमें संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु मतलब इसमें जितने भी बिंदु हैं, यहाँ पर रूट यम के रूप का होता है, जहाँ यम एक प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर रीजन अगर आप देना चाहते हैं तो रीजन आप ऐसे देंगे, लिखेंगे क्योंकि संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का नहीं होता है। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, इसमें तो कह रहा है यम एक प्राकृत संख्या रखिए। मान लेते हैं हम इसमें से किसी भी संख्या को रखेंगे, मान लेते हैं -1 रखते हैं, तो क्या ये इसमें संख्या रेखा पर होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। ये जो रखे ना रूट -1, ये क्या है, एक काल्पनिक संख्या बन जाएगी। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर आपको इतना इसमें समझना है कि जो भी यहाँ पर वैल्यू को हम रख रहे हैं, ये हमेशा हमें पॉजिटिव देगा। इधर की वैल्यू तो हमें मिल जाएगा, लेकिन ये हमें कभी भी ऋणात्मक वैल्यू नहीं देगा। उसमें कह रहा है प्रत्येक बिंदु, इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स इतना आप समझ चुके होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। मतलब क्वेश्चन यहाँ पर आप समझ सकते हैं कैसे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे तो आप खुद ही नहीं समझ पाएंगे कि इसमें पूछ क्या रहा है। कह रहा है कि इसमें प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, उसी का अपोजिट यहाँ पर कर कर कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझेंगे सत्य है या असत्य है, बाद में समझ लेंगे। पहले समझते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर। कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो कोई भी वास्तविक संख्या ले लीजिए। ये क्या है, ये एक वास्तविक संख्या -1, 2/3, 4, ये सभी क्या हैं, जितने भी संख्या हम लिख रहे हैं ये वास्तविक संख्याएं हैं। तो कह रहे हैं प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो देखिए यहाँ पर 2 क्या है, एक वास्तविक संख्या है, -1 क्या है, वास्तविक संख्या है। मतलब जितने भी लिखे हैं सभी वास्तविक संख्याएं हैं। तो कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या मतलब जितना भी यहाँ पर लिखा गया है, इसके अतिरिक्त और भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल लेकर बता रहे हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अगर हम आपसे क्वेश्चन करें कि 4 एक वास्तविक संख्या तो है, लेकिन क्या ये अपरिमेय है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं है। इसे 4/1 ये तो एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, इसमें जितनी भी संख्याएं अभी हम लिखे हैं सभी वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन ये जो यहाँ पर दिया गया है ये अपरिमेय नहीं है। जैसे √2 अगर हम एग्जाम्पल में लेते, √2 जो है ये क्या है फ्रेंड्स, वास्तविक संख्या है और अपरिमेय संख्या है। लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, जितने भी आप वास्तविक संख्या इसमें से ले रहे हैं, क्या सभी अपरिमेय होते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन केवल ये जो लिखा है ये आपका अपरिमेय है, नहीं बाकी सब क्या है, परिमेय है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है ना, अगर रीजन आप देना चाहते हैं असत्य क्यों है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर 2/3, और लेना चाहते हैं यहाँ पर √16 एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है परंतु अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है। समझ में आया यहाँ पर क्या कह रहा है? अगर नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा, हम आपको दोबारा बताएंगे। वैसे इतनी डिटेल से बता रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उसी टाइप से यहाँ पर दूसरा भी दिया गया है। कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए
जो एक परिमेय संख्या हो। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझते हैं, देखिए क्वेश्चन आप ऐसे देखते रहिए तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। आगे लिखते हैं, यहाँ पर देखिए इसमें कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, मतलब धनात्मक पूर्णांक यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5, मतलब ये सभी क्या है, संख्या रेखा पर आपको नहीं दिखाना है, आपको धनात्मक लेना है ना। तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे ये सभी क्या हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं। अब यहाँ पर कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। देखिए अगर 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 का वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पर √2 का वर्गमूल अगर देखें तो 1.414 जो कि एक अपरिमेय संख्या मिलेगा। √3 का भी अगर करेंगे तो एक हमें अपरिमेय संख्या मिलेगा, 4 का करेंगे तो 2 मिलेगा। कुल मिलाकर जितने भी यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक लिखे हैं, किसी का वर्गमूल कर रहे हैं तो परिमेय मिल रहा है, किसी का कर रहे हैं तो अपरिमेय मिल रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो यहाँ पर देखिए परिमेय अपरिमेय दोनों मिल रहे हैं, ठीक है ना, दोनों मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे होते हैं, यदि नहीं, कह रहा है यदि नहीं तो एक संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या हो। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, √4, √4 यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर आपका नहीं, ठीक है ना। नहीं ऐसा क्यों लिखा गया है यहाँ पर नहीं, तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो लिखेंगे क्योंकि, एक मिनट यहीं पर लिख देते हैं, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं 25 एक धनात्मक पूर्णांक है और इसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। कैसे समझ में आया भाई, रूट यहाँ पर 25 है, ये धनात्मक एक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना, समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इसमें आपसे कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट यम को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो संख्या रेखा पर हमें √5 को निरूपित करना है, तो कैसे निरूपित करेंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एक बार अगर आप सीखेंगे तो ही सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सा क्वेश्चन है, आपका तीसरा क्वेश्चन है, √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। अब देखिए इसका रूल क्या है संख्या रेखा पर इसको निरूपित करने का। तो यहाँ पर √5 देख रहे हैं आप, इससे पहले संख्या देखिए जिसका पूरी तरह से वर्गमूल निकल आता हो। तो यहाँ पर देखिए √5 है, तो अगर कोई संख्या अगर हम देखें इसके पहले वाली तो 4 है, जिसका वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब हमें इसके पहले का देखना है। जैसे मान लेते हैं हमें किसी और संख्या का जैसे √10 का निकालना हो तो उसके पहले क्या हो जाएगा, 9 होता है, 9 का पूरी तरह से वर्गमूल निकल आता है, कितना होता है, 3 होता है। उसी टाइप से यहाँ पर इसके पहले देख रहे हैं तो 4 है, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। अब हमें संख्या रेखा पर इसे निरूपित करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे संख्या रेखा बना लेंगे, यहाँ पर संख्याओं को लिख लेंगे, थोड़ा यहाँ पर बड़ा लेते हैं गैप, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से, ये इस टाइप से। तो यहाँ पर देखिए 0 1 2 3 4, यहाँ पर देखिए 1 2 3, ये सभी क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। अब हमें संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करना है, तो यहाँ पर हम क्या लिखें, √4 = 2। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको मान लेते हैं ये a है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये कितना है, 2 है ना, तो यहाँ तक हम 2 तक जाएंगे, ठीक है ना, 2 तक जाएंगे। तो इनको चेंज कर लेते हैं,
यहाँ तक गए 2 तक, ये ए है, ये आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, हम नीचे लिख दे रहे हैं, यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है। तो ए से बी मतलब ए बी कितना है, यहाँ पर 2 इकाई लिए हैं। कितना लिए हैं यहाँ पर, 2 इकाई। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी को आधार मानकर 2 इकाई एक रेखा खींचा। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे रचना में, अब यहाँ पर देखिए ए बी यहाँ पर कितना है, 2 इकाई है। अब यहाँ पर बी से यहाँ पर हम लंब डालेंगे, जो कि क्या होगा, 1 इकाई होगा। कितना होगा, 1 इकाई होगा। जितना ये आए हैं ना उतना ये भी होगा। ठीक है ना, यहाँ से इसको हम लंब डालेंगे, यहाँ ये लंब हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे। क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको मिलाएंगे, ये देखिए ऐसे इसको मिला देंगे। ये क्या मिलेगा, हमें सी पॉइंट मिलेगा। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए कंपास की सहायता से इसमें हम क्या लगाएंगे, आर्क लगाएंगे। किसको यहाँ पर हम त्रिज्या मानेंगे, ओ सी को यहाँ पर हम त्रिज्या मानेंगे। अभी देखिए जितना कुछ कर रहे हैं आप ऐसे समझते चलिए, उसके बाद जब हम रचना लिखेंगे ना सब कुछ हम आपको बताते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पर ये क्या है, ओ सी त्रिज्या है, यहाँ पर मानेंगे। तो यहाँ से इसको यहाँ तक बढ़ाएंगे। ठीक है ना, ओ से सी तक, ऐसे कुछ इस टाइप से हम इसको बढ़ा लेंगे। उसके बाद यहाँ से आर्क लगा देंगे ऐसे। ठीक है ना, ये कुछ इस टाइप से थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है ना, बढ़े ना ये, कुछ इस टाइप से ऐसे। ठीक है ना, वो वाला थोड़ा आगे चला गया था। ये आपको ये सब पेंसिल से करना है। यहाँ पर सही से दिखेगा नहीं इसलिए ऐसा कर रहे हैं हम। कुछ नहीं करना था, इसमें से इतनी दूरी लेना था और यहाँ से इसको ऐसे घुमा देना है। ठीक है ना, आर्क लगा देना है। तो यहाँ पर ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये कहाँ पर मिल रहा है, ये डी पॉइंट पर मिल रहा है। देखिए जो यहाँ पर आपको मिला है, ये जो मिला है ये क्या है, √5 है। क्या है, √5 है। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि √5 को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। मतलब ये जो रेखा खींचा गया है हमें इसमें निरूपित करना था, और ये कहाँ पर है, संख्या रेखा से बाहर है। तो यहाँ पर करने के लिए हम ऐसा किए हैं कि ये जो डी है ना, तो यही फ्रेंड्स ये आपका √5 है। ठीक है ना, क्या है, √5 है। जो भी रचना हम यहाँ पर किए हैं उसको हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ए बी को आधार मानकर मानकर 2 इकाई एक रेखा खींचा। यहाँ पर देखिए ये ए बी एक रेखा खींचा, ये हो गया। तो यहाँ पर बी से सी को मिलाया, यहाँ पर बी सी लंब है। ठीक है ना, यहाँ पर ऐसे आप दिखाना चाहते हैं तो ऐसे दिखा दीजिए, ओ बी लंब है यहाँ पर बी सी। ठीक है ना, ओ कहाँ, यहाँ पर ये ए माने है ना, तो ए लिख दीजिए इसको। ए बी लंब बी सी, तो यहाँ पर ये क्या है, लंब बी सी। तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी 1 इकाई है, बी सी 1 इकाई है। ये आप ऐसे साइड में लिख दीजिएगा, बी सी क्या है, 1 इकाई है। तो और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तथा ए सी को मिलाया। ये ए से सी को मिलाया ना, तो ए से सी को मिलाया। तो यहाँ पर ये कितना था, ये इसको लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी बराबर √5, और उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर ए सी को त्रिज्या मानकर यहाँ पर ये क्या है, सी डी एक चाप लगाया, ये हो गया। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से एडिंग। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा इससे एडी बराबर √5 प्राप्त होता है।
ये हो गया, जो कि कहाँ पर है, संख्या रेखा पर स्थित है। समझ में आया। यहाँ पर रचना चरण आपको लिखना है। समझ लीजिए एक बार, यहाँ पर कह रहा है ए बी को आधार मानकर 2 इकाई एक रेखा खींचा है। यहाँ पर देखिए 2 इकाई खींची ना ए से बी तक। उसके बाद ए बी लंब है बी सी पर, ए बी लंब बी सी है, यहाँ पर वो भी कितना है, बी सी 1 इकाई है। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा ए सी को मिलाया, ए से सी को मिलाया, ए सी कितना है, √5 है। अब यहाँ पर लिखा गया है ए सी को त्रिज्या मानकर सी डी एक चाप लगाया तथा इससे ए डी बराबर √5 प्राप्त होता है, जो कि फ्रेंड्स कहाँ पर स्थित है, संख्या रेखा पर स्थित है। समझ में आ गया होगा। आपको भी इसी टाइप से यहाँ पर रचना लिखना होगा, कुछ इसी टाइप से बनाना पड़ेगा। √5 का है, आपसे √2 √3 भी बोला जा सकता है। तो कुछ नहीं करना है, इसी टाइप से आपको उसको भी बना लेना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना। कह रहा है कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल स्क्वायर रूट स्पाइरल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु ओ लीजिए, यहाँ पर लिया गया है, और एकक लंबाई का रेखाखंड ओपी खींचिए। ये क्या है, 1 इकाई का है। उसके बाद एकक लंबाई वाले OP1 पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींचिए। ये P1 P2 ये भी कितना होना चाहिए, 1 इकाई का होना चाहिए। अब आगे कह रहा है कि अब OP2 पर लंब रेखाखंड P2 P3 खींचिए। ये देखिए P2 P3 है। अब आगे कह रहा है तब OP3 पर लंब रेखाखंड P3 P4 खींचिए। इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए OPN-1 पर एकक लंबाई वाला रेखाखंड खींचकर आप रेखाखंड PN-1 PN प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आप बिंदु OP1 P2 P3 PN प्राप्त कर लेंगे और उन्हें मिलाकर √2 √3 √4 को दर्शाने वाला एक सुंदर सर्पिल प्राप्त कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन में कुछ कह रहा है, इसको आप डिटेल से ऐसे समझिए कि यहाँ पर जैसे इसमें बना है ना, अगर आप इसको समझ लेते हैं ना, आगे आप इसकी रचना कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो OP1 है, हमें कितना लेना है, 1 इकाई लेना है। और जो यहाँ पर P1 P2 जो लंब डाला गया है, ये इतना बढ़ाया गया है कि ये कितना हो जाए, 1 इकाई। तो यहाँ पर देखिए 1 इकाई है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, जब इसको हम खींचेंगे OP2 को मिलाएंगे तो ये हमें √2 देगा, ये हमें √3 देगा। अब इसी टाइप से यहाँ पर देखिए P3 है ना, यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, P4 होगा। और जब इसको यहाँ से यहाँ मिलाएंगे ना तो ये कितना हो जाएगा, √4 होगा। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल इस टाइप से कैसे यहाँ पर किया गया है, 1 इकाई इसको खींचे हैं, लंब जो डाला गया वो भी 1 इकाई है तो √2 मिला। उसके बाद यहाँ से लंब डाला गया है 1 इकाई, तो यहाँ से √3 मिला। उसके बाद यहाँ से लंब 1 इकाई डाला गया तो √4 √5 √6 √7 √8 √9 इसी टाइप से ऐसे लंब डालते जाएंगे तो हमें आगे की संख्याएं मिलती जाएंगी। तो रचना यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। 1 इकाई OP1, ये OP1 1 इकाई लेते हैं, OP1 पर लंब डालते हैं P1 P2 1 इकाई होना चाहिए। उसके बाद O को P2 से मिलाते हैं, O को P2 से मिलाते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें। इसी प्रकार आगे की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं, OP2 पर P1 P2 लंब डालते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ इस टाइप से यहाँ पर रचना चरण को लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे अगर आप ऐसे समझना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, 1 इकाई इसको लेना है, जो लंब डाल रहे हैं उसको 1 इकाई लेना है, मिला देना है। उसके बाद जितना भी √2 आएगा, उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, लंब डालेंगे 1 इकाई का, जो भी जहाँ भी पहुँचेंगे उससे यहाँ से मिला देंगे तो √3 मिल जाएगा। फिर यहाँ से लंब डालेंगे 1 इकाई, मिला देंगे √4 √5। ये सब क्या है, ये सब 1 इकाई के हैं, ठीक है ना। ये सभी 1 इकाई के हैं जो आपको यहाँ पर ये सभी लंब हैं, ठीक है ना। यहाँ से ये सभी लंब हैं ऐसे, ये ठीक है ना, ऐसे समझना है। तो ये फ्रेंड्स आपकी प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है, 1.2 पूरी तरह से कंप्लीट कर दी है आज की इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। जो भी डाउट हो कमेंट करिएगा, रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।